साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का एहतसाब का बयानिया पूरा नहीं हो रहा और उसकी एक मेजर वजह जो है वो कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ तो लंदन के अंदर सैर व सियाहत कर रहे हैं और उन वापस आकर अपने जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं उनमें पेश नहीं हो रहे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को जाने की इजाज़त हुकूमत ने दी है, ये मलबा कोर्ट्स के ऊपर ना डाला जाए। इसके साथ साथ ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है, ऑपोजिशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि जी ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एक एनआरओ मांग रही है और यही उनकी रट है, इसके अलावा उनके पास और कोई चीज़ ऑफ़र करने को नहीं है। लेकिन हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और चीज़ें आगे चलना शुरू हुई हैं, जो कि काफ़ी अरसे से लग रहा था कि जो अपोजिशन की APC है वो नहीं होगी, लेकिन अपेरेंटली इट फील्स लाइक कि चीज़ें आगे चल रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे आज ज्वाइन किया है प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में एहसन इकबाल साहब ने, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला है। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले एक तस्वीर है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो वॉक कर रहे हैं। उस तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान में और स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तशवीश की लहर है कि ये वापस नहीं आ रहे और वहां पर ये सैर व सियाहत कर रहे हैं। क्या कहेंगे जी इस पे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं PTI और इस हुकूमत की मॉरल बैंकरप्सी पे अफसोस ही का इजहार कर सकता हूँ कि एक बीमार शख्स की बीमारी के ऊपर ही इनकी हुकूमत की बुनियाद खड़ी है। असल बात यह है कि बजाय 2 साल के बाद लोगों को ये इस बात का जवाब दें कि मुल्क के अंदर महंगाई क्यों नहीं ये कंट्रोल कर सके, महंगाई बेकाबू क्यों है, अवाम की जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमत लोगों की पहुँच से बाहर क्यों हो गई है, ये इस बात का जवाब दें कितना रोज़गार पैदा किया है, लोग बेरोज़गार क्यों हो रहे हैं, ये इस बात का जवाब दें कि गुर्बत में इतना इजाफा क्यों हो रहा है, ये इस बात का जवाब दें कि मुल्क के मुआशी जो इशारे हैं वो नीचे क्यों आ रहे हैं, ये इस बात का जवाब दें कि 1 साल हो गया है ये कश्मीर के ऊपर भारत पे कोई मौसर दबाव डलवाने में क्यों नाकाम रहे हैं। तो जो असल इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये नॉन इश्यूज को इशू बनाने की कोशिश करते हैं कि ताकि शाम को जो टॉक शोज हैं वो महंगाई पे बात ना करें, हुकूमत की नाकामी पे बात ना करें, वो नवाज शरीफ साहब की बीमारी पर बात करें। अब ये जो तस्वीर है, आपको पता है कि चंद दिन पहले ये खबर भी आई थी कि उनके जो मुआलजीन हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा है कि आप रोजाना थोड़ी बहुत वॉक किया करें, क्योंकि एक शख्स जो भी किसी कमरे में बंद होगा वो सेहतमंद इंसान भी बीमार हो जाता है और इंसान के लिए जरूरी है कि वो थोड़ी चहलकदमी करे और ख़ास तौर पे उनको जो आर्ज़े लाहक हैं उसके अंदर उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी चहलकदमी मामूल का हिस्सा हो। तो एक जो उनके इलाज के तौर पे जो चहलकदमी वो करते हैं उसे भी अगर सैर व सियाहत से ताबीर किया जाए तो ये बड़ा गैर मुनासिब है। वो वहाँ पर अदालत के जिस हुक्म से और हुकूमत की जिस इजाज़त से गए हैं तो अब उनके लिए लाजिम है कि वो अपने तमाम इलाज को मुकम्मल करें। और अदालत ने भी ये कहा था, मेरी बात जो अब तक याद है, कि जब उनके मुआलजीन ये सर्टिफाई करेंगे कि ही इज फिट टू गो तो वो एक लम्हा ज़ाय बगैर किए बगैर वापस आ जाएंगे। इससे पहले वो अपनी बीमार बिस्तर मर्ग पे अहलिया को छोड़कर भी वतन वापस आ गए थे, उन्होंने कोई हिला बहाना नहीं किया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, साहब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं और एहतसाब की हुकूमत बहुत बात करती है। शाहिद खान अब्बासी साहब को जेल में डालने के लिए इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रॉन्ग थे, एहतसाब का दायरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो हेरोइन डाली गई उसके लिए बड़ा एहतसाब स्ट्रॉन्ग था, स्पेसिफिकली ये इदारे बड़े स्ट्रॉन्ग थे और इन सारी चीज़ों के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं शुगर माफिया के ऊपर तो इट फील्स लाइक कि प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़े इससे बैक फुट पे हैं और वो कहते हैं ये एक ऐसा माफिया है जो फेसलेस है लेकिन इस पे हाथ नहीं डाला जा सकता। इसको आप कैसे देख रही है जी? देखिए, जो इस वक्त ताज़ा करप्शन के स्कैंडल आए हैं और 2 सालों में उनकी जो नौयत है वो शायद माजी में कभी किसी हुकूमत के दौरान ना रही हो। शुगर के अंदर 5 साल हमारी हुकूमत थी तो चीनी की कीमत 52-55 रुपए किलो मुस्तहकम रही। इन्होंने शुगर कमीशन रिपोर्ट बनाई और क्या कुछ किया, वो कीमत को आग लगी और 105 रुपए 100 रुपए किलो पे चली गई। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ
कि गंदम की फसल मार्केट में आई हो और 15 दिन के अंदर आटे का बहरान पैदा हो गया हो और आटा महंगा हो गया हो। तो ये इसी तरह जो अद्वियात का स्कैंडल है कि इनके वजीर को तब्दील किया गया क्योंकि उन्होंने कमीशन लेके जो इतलात थी उसके मुताबिक 500-600 गुना तक अद्वियात की कीमत को बढ़वाया। वजारत उनसे ले ली गई लेकिन वजारत देके उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया गया। फिर जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो हुकूमत ने खुद अपने छतरी के नीचे उनको बैरून मुल्क जाने में मदद की। तो ये सारी चीजें उस दो अमली की निशानदेही करती हैं कि ये ऑपोजिशन को तो झूठे मुकदमों में पकड़ने के लिए भी बड़ी तेजी दिखाते हैं, लेकिन अपनी करप्शन जो इनकी रंगे हाथों पकड़ी गई है उसके मुल्जमान जितने हैं वो उनको भगा देते हैं या उनके खिलाफ नैब गैर मौसर हो जाता है। तो ये भी उसी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया है जो ख्वाजा साद रफीक के जमानत में दिया गया कि इस वक्त मुल्क में एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नैब करता। ठीक, अच्छा, मुझे अभी आपने जहांगीर तरीन का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर वजीर आजम से अभी हालिया एक इंटरव्यू जब किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि जहांगीर तरीन का उस पर नाम आया और उसके बाद उन्होंने कोई फर्दर चीज़ नहीं की कि उनको पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, ये अभी फैसला नहीं हुआ कि उसकी है, लेकिन उसका नाम देखकर मुझे तो अफसोस की हद तक ठीक है जी। अफसोस प्राइम मिनिस्टर को हुआ इस चीज का कि जहांगीर तरीन इन्वॉल्व थे सारी सिचुएशन में। देखिए, ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने अफसोस का सीगा इस्तेमाल कर लिया है। आपको पता है कि जहांगीर तरीन उनकी तमाम जो पॉलिटिक्स करते थे, उनकी ATM मशीन थे, वो उनके सियासी अखराजात उठाते थे, तो अपने मौसम के आगे वो कैसे खड़े हो सकते हैं। इमरान खान साहब का जो इनकम टैक्स है वो उतना ही है जितना मैं अदा करता हूँ। मैं उतनी आमदन के अंदर इस्लामाबाद में किराए के मकान में एक कनाल के रहता हूँ। इमरान खान साहब उसी आमदन के अंदर 300 कनाल के महल में एक मेयार जिंदगी रखते हैं और सुना है 2 जमान पार्क पे 8-10 करोड़ का घर भी नया बना लिया उन्होंने। और इसी तरह जो जब भी कोई वाकया होता है, कोई इवेंट होता है कि जी वो अपनी सिक्योरिटी के पैसे भी अपनी जेब से अदा करते हैं, वो अपना ये चीज भी अपनी जेब से अदा करते हैं। तो ये 1.5-2 लाख का इनकम टैक्स अदा करके ये इतने आमदन के कौन से जराए हैं कि जिसमें इमरान खान साहब ने अपनी पूरी सियासत का खर्चा भी उठाया हुआ है और वो टैक्स भी उतना ही देते हैं जितना एक आम आदमी देता है। तो ये साफ जाहिर है कि उनके ATMs हैं, उनके फाइनेंसर्स हैं जिनके वो पैसे लगवाते हैं, जिनके वो पैसे खाते हैं और उनको फिर ऑब्लाइज करते हैं। और ऑब्लाइज करने का यही तरीका है कि वो फिर अपनी मुनाफाखोरी करते हैं। अगर इनके ऊपर वो 10 करोड़ रुपया लगाते हैं तो वो 10 अरब रुपए कमा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। एहसन इकबाल साहब, कल शेख रशीद अहमद ने कहा कि जी ऑपोजिशन जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ NRO मांग रही है, लेकिन आई कैन अश्योर कि इमरान खान NRO नहीं देगा। सर ज़रा लोगों को आज समझा दीजिए कि कौन सा NRO है। हम हर दफ़ा ये बात भी करते हैं, कौन सा ऐसा NRO है जो प्राइम मिनिस्टर से आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर देने से इनकारी है, अगर आप बताएं प्लीज़। देखिए, जो शेख रशीद साहब या इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं कि ऑपोजिशन NRO मांग रही है। NRO का क्या मकसद है? NRO का मतलब तो यही है ना कि जो ऑपोजिशन के खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं उनसे छोड़ दिया जाए ऑपोजिशन को। अब या तो शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब इस बात का इकरार करें कि जो नैब की कार्रवाई हो रही है वो सब उनके ईमा पे हो रही है और उनकी हदायत के ताबे है। जिस दिन वो नैब को कहेंगे रुक जाओ तो नैब रुक जाएगी, और जब वो नैब को कहेंगे शुरू हो जाओ तो वो शुरू हो जाएगी, तभी NRO दे सकते हैं ना। एक सांस में तो वो ये कहते हैं कि नैब एक आजाद इदारा है, हमारा उसके ऊपर कोई इंतजामी इख्तियार नहीं है और हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर नैब पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर ये नैब का NRO कैसे दे सकते हैं? और अगर ये कहते हैं कि हम ही NRO देंगे तो इसका साफ मकसद है कि वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि नैब जो कुछ कर रहा है वो नैब न्याजी गठजोड़ है, वो इन्हीं की ईमा के ऊपर कर रहा है। अब दूसरी जो NRO की शक्ल है वो है कि जो मुकदमात अदलिया के अंदर चल रहे हैं, अब अदालतों के अंदर जो मुकदमात चल रहे हैं, अगर तो कोई चीफ जस्टिस ये बयान दे कि मुझसे NRO मांगा जा रहा है तो बात समझ में आती है। अब इमरान खान साहब किस तरीके से अदलिया के मामलात में मुदाखलत करेंगे, वो हाई कोर्ट के अंदर या एहतसाब कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले किसी मुकदमे से किसी को कैसे रिलीफ दे सकते हैं, ये बात हमें जरा समझा दें।
तो ये लिहाजा एक सियासी उनका इशू है या एक सियासी नारा तो जरूर हो सकता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ना वो किसी को एनआरओ दे सकते हैं, ना उनसे कोई एनआरओ मांग रहा है। तो वो चूंकि मैं फिर कहूंगा कारकर्दगी 0/0 है, तो ये नॉन इश्यूज के ऊपर वो लोगों की तवज्जो बटाते रहते हैं। ओके, मियां नवाज शरीफ की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात से फ़ोन पे राब्ता हुआ है और उन्होंने बड़ी अश्योरिटी दी है चीज़ों को। एक अलॉन्ग विथ इट उन्होंने ये भी कहा है कि कराची को लेकर अगर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नैरेटिव बना रही है एंड ऑल दैट, उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। इस पर आप क्या कहेंगे जी? देखिए, मैं समझता हूं कि जो इस वक्त ये हुकूमत सिंध के अंदर पॉलिटिक्स कर रही है, उससे मुझे बहुत, मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कहना चाहता हूं कि सिंध में एक दफ़ा बहुत पहले फसादात हुए थे। खुदा ना खास्ता हम किसी बदअमनी की सूरत हाल की तरफ ना चले जाएं। ये हुकूमत मुखालिफ जहां पर जमातें हैं उनके मैंडेट को कबूल नहीं कर रही। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वहां पर इन्होंने उनके साथ बहुत सुतेला सलूक किया है। तमाम उनके प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं। अभी मैं गिलगित बल्तिस्तान से होकर आया हूँ। हंजल एक पावर प्रोजेक्ट है जिसकी 1.5 साल पहले बोली हो गई, टेंडर हो गया। 1.5 साल से इनकी वजारत कश्मीर उसके ऊपर अप्रूवल पर बैठी हुई है, और वही कंपनी है जो दियामीर भाषा डैम बना रही है चाइना की, वही इस प्रोजेक्ट के अंदर बिड विनर है। तो बताइए क्यों उनको गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। इसी तरह 1.5 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने 4 नए जिलों का ऐलान, नोटिफिकेशन को कश्मीर अफेयर्स मिनिस्ट्री जारी नहीं कर रही और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सजा दे रही है। पीएसडीपी से हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए जिसमें जगलोट स्कर्दू का एक बहुत अहम मंसूबा है, इसी तरह गिलगित से जो नलतर वैली का एक बहुत अहम मंसूबा है, और बहुत से शाहराहों के मंसूबे हैं, उनके फंड रोक लिए गए हैं। वो सड़कें उधर ही खड़ी हैं जहां पर हमने उनको छोड़ा था, और कोई उनके अंदर आगे काम नहीं हो सका। तो ये जहां जहां पर इनके मुखालिफ हुकूमत है, इसी तरह कश्मीर में ये कर रहे हैं, कोरोना के अंदर भी इसी तरह किया इन्होंने। अब सिंध के अंदर भी इन्होंने एक मुसलसल महाजराई शुरू कर रखी है। अब इस महाजराई से सिंध के अंदर अगर जहां पर के मुख्तलिफ लोग बसते हैं और वो एक अमन के साथ रह रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई फसादात हो गए, कोई बदअमनी हो गई, तो इसके बहुत फार रीचिंग असरात होंगे। और ये हुकूमत सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के इश्यूज को खड़ा करती रहती है। ऐसे साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें बैक स्टैब करती है। ये परसेप्शन किस हद तक उनकी दुरुस्त है? वो कहते हैं हम लोग आगे आते हैं, उसके बाद वो लोग पीछे हट जाते हैं अपने मौक़िफ़ से, जिसके ऊपर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग इकट्ठे चलेंगे। इस परसेप्शन को आप किस तरह समझ रहे हैं जी? आपने देखिए, आपने जिस बयान का हवाला दिया है ये गैर मुसद्दका बयान है, और इसकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तरदीद कर दी हुई है। और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की वो पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया है। ठीक है। जितने हमारे लीडर्स जेलों में गए हैं, जितने हमारे लीडर्स ने झूठे मुकदमों का सामना किया है, किसी और पार्टी के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा है। लिहाजा हम इस वक्त लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी हैं और हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तभी तो हुकूमत को हमसे तकलीफ होती है। वगरना अगर हम खामोश बैठ जाएं तो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे क्यों बनेंगे? बिल्कुल सही। ऐसे साहब, नून लीग की सियासत पे मैं आखिरी मेरा सवाल है, क्या आप कहेंगे मरियम नवाज अभी नैब की, वो मैं उस पर नहीं बात करना चाह रहा, जब लेकिन मरियम नवाज बाहर निकली तो एक बिल्कुल एक सिचुएशन क्रिएट हुई, एक बिल्कुल हलचल हुई पूरे मुल्क की सियासत के अंदर। ये जो एक पर्सपेक्टिव है कि मरियम इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और लोग जो हैं वो मरियम जब निकलती हैं तो उनके साथ निकलते हैं, इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं जी? देखिए, ये एक जो आपने माजी में भी देखा कि मरियम नवाज साहबा जब निकली फील्ड मोबिलाइजेशन के लिए तो लोगों ने उनको बहुत रिस्पॉन्ड किया, और उनके जो जलसे थे वो गैर मामूली बहुत बड़े जलसे थे। तो इसलिए उनके साथ एक अवाम की मोहब्बत है, और वो नवाज शरीफ साहब की बेटी होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा लोगों में उनकी इज्जत और कदर है। तो वो एक पार्टी का असासा है और वो अपना किरदार अदा करती हैं और करती रहेंगी, और मोबिलाइजेशन के फेज में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सरगर्म होगी।
बिल्कुल ठीक है। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम्स। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस